इस वीडियो में जानेंगे जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके पास पॉलिटिकल साइंस के अंदर 6 सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का पेपर लगा हुआ है, तो उसका न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे और पिछले 7-8 सालों के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपरों को भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो है एंड में सबसे निष्कर्ष हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे एसओएल हो, रेगुलर हो, एनसी वेब हो, सभी के लिए सेम सिलेबस सेम क्वेश्चन पेपर ही होता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन एक इसके साथ एक चीज और बता दें कि 6 सेमेस्टर के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन का ही जो पेपर होता है, मतलब तो इसके अंदर जो है ना उस कैंपस और अथॉरिटी जो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसको जो है 6 सेमेस्टर में 2 पेपर का ऑप्शन होता है बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। पहला पेपर होता है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस वाला और एक ये पेपर है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास डेमोक्रेसी और गवर्नेंस है वो यहां पर ना देखें वीडियो, क्योंकि ये यहां पर जो है हम अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन वाला पेपर सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं पूरा, ठीक है। और यहां पर जो है आपको बता दें, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे पता लगेगा, तो आप खुद चेक कर लें अपने जो आपको मिला होगा एडमिशन के अंदर कि आपका कौन सा पेपर है, ग्लोबलाइजेशन वाला है या डेमोक्रेसी या गवर्नेंस वाला है, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो हम यहां पर विस्तार से डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन वाले पेपर के बारे में, जिसका पेपर कोड है 62327601, ठीक है। तो न्यू सिलेबस और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम इसमें बता दें न्यू सिलेबस में 3 अध्याय हैं और 3 अध्याय के अंदर जो है 3 आप वो लगभग 4-4 3-3 आपके सब टॉपिक हैं, ठीक है। तो पहला अध्याय है वैश्वीकरण, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ और इसकी परिभाषा वगैरह, और उसके ऊपर जो वाद विवाद है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर क्या कहते हैं और भारतीय चिंतकों का क्या डिबेट है वैश्वीकरण को लेकर, ठीक है। जैसे राम मनोहर लोहिया का क्या मत है, वाद विवाद जो वो कर रहे हैं, ठीक है, और पाश्चात्य चिंतकों का क्या मत है, वो आप वाद विवाद में पढ़ोगे। और उसके जो आयाम हैं, ठीक है, और या प्रभाव कह देते हैं बहुत से लोग, आयाम या प्रभाव, जिसके अंदर आप आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी और सांस्कृतिक, ठीक है, ये 4 आयाम पढ़ोगे। इस बात का ध्यान रखें, 4 आयाम ही पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर आप राजनीतिक आयाम को छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्थिक और तकनीकी और सांस्कृतिक वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये इसके अंदर जो है देख सकते हो 2 आपके सब टॉपिक हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर, लेकिन ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस बात का ध्यान रखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ऐसा ना समझें कि कम क्लासों में ही आप इसे खत्म करवा सकते हो अपने टीचरों से। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप बहुत ही विस्तार से करें। और दूसरा जो अध्याय है वो है समकालीन विश्व एक्टर्स यानी कि अभिकर्ता, जिसके अंदर देखिएगा ये है समकालीन विश्व अभिकर्ता का मतलब कि 1945 के बाद जो हमारे एक्टर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, वो मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स और एमएनसी और टीएनसी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिएगा यूनाइटेड नेशन के अंदर आप सारा कुछ पढ़ोगे कि इसके कितने पार्ट हैं, यूएनएससी और जनरल असेंबली के बारे में विस्तार से पढ़ोगे और उसका रिलेवेंस क्या है, इसकी भूमिका क्या है यूनाइटेड नेशन के, और इसके जितने भी अंग हैं 5 से 6 अंग जितने भी हैं वो सारे पढ़ोगे, ठीक है जी। और इसके बाद इसमें आप एक ये भी चीज़ पढ़ोगे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है विस्तार से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा यानी कि इसके समझौते क्या क्या हैं, इसका योगदान का क्या है, ये वर्ल्ड के अंदर समान अवसर सभी को देता है डब्ल्यूटीओ या नहीं, और इसके प्रभाव क्या है, समझौते क्या हैं, आलोचनात्मक भी पढ़ोगे, गुण और दोष क्या है, संरचना क्या है, इसका कार्य क्या है डब्ल्यूटीओ का, वगैरह वगैरह, ठीक है। ब्रिक्स जो है एक जो आपको आपने 12वीं में भी पढ़ा होगा, वैसे 12वीं में जो है नहीं पढ़ा होगा क्योंकि 12वीं में अब जाके जुड़ा है ये, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है, इसमें आप पढ़ोगे। और जो सबसे एंड वाला देश है वो साउथ अफ्रीका, आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि ब्रिक्स पहले बोलते थे, एस इसमें जुड़ा पड़ा है, ब्रिक्स हो गया अब, तो एस फॉर साउथ अफ्रीका जो बाद में जुड़ा था। तो एक इसमें टॉपिक जो पढ़ोगे आप एमएनसी और टीएनसी को भी पढ़ोगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ और ब्रिक्स ही है। और इसके अंदर भी डब्ल्यूटीओ और यूनाइटेड नेशन पर ही सबसे अधिक आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, डब्ल्यूटीओ और यूएन पे। बात करें अगला जो आपका अध्याय है समकालीन विश्व मुद्दे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इशूज, इसके अंदर मुख्य टॉपिक है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जिसे आप विश्व उष्णन बोल देते हो, तो ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ोगे। जैव विविधता और संसाधनों की कमी, ठीक है, रिसोर्सेज स्कैर्सिटीज, संसाधनों की कमी। और इसमें दूसरा अध्याय है, दूसरा पार्ट है वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस, ठीक है, न्यू टॉपिक है ग्लोबल जस्टिस। इसे टीचर्स जो हैं केवल
जो हैं ये समझ के ना पढ़ें, और बच्चे भी कि ये जो टॉपिक है काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन ग्लोबल जस्टिस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो ऐसे भी आ जा सकता है कि ग्लोबल जस्टिस क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, और इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कि जस्टिस है कि भाई जो अमीर देश हैं यानी कि डेवलप कंट्रियां हैं वो संसाधनों का ज़्यादा यूज कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है गरीब देशों पे हो रहा है, और जो मतलब कि कम डेवलपमेंट कंट्री हैं या विकासशील देश हैं तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या प्रदूषण ज़्यादा वो करती हैं, ठीक है, वो कर चुके हैं लेकिन अब कहते हैं कि विकासशील देश ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह के आप टॉपिक इसमें वैश्विक न्याय वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि इसमें आप एक ये भी टॉपिक पढ़ोगे कि विकास करते हुए क्या गरीबी का उन्मूलन होता है, कि विकास जो है वो गरीबी को दूर करती है, ठीक है। तो इस पे आपका क्या पक्ष है, तर्क है, वो आप पढ़ोगे। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आप पढ़ोगे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में कि जिम्मेदार कारक क्या है, प्रकृति क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की विशेषताएं क्या हैं। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप इसमें कारण पढ़ने वाले हो और इसके जिम्मेदार कारक मतलब कौन से हैं। तो चलिए ये तो था पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो पेपर कोड है 62327601 है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस 6 सेमेस्टर, ठीक है जी। पेपर जो है दोनों मीडियम में आता है, आपको पता ही होगा हमेशा की तरह ही। तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें आपको पहले ये बताना है। फिर वैश्वीकरण के आर्थिक और तकनीकी आयामों की विवेचना कीजिए, ठीक है। राजनीतिक नहीं पूछा है यहाँ पर, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि राजनीतिक आप छोड़ सकते हो, अगले पेपरों में भी आपको राजनीतिक कम मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको पूरे इसकी समरी तो बता ही दूंगा, एंड में जाके निष्कर्ष के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो आपको मेरे उस बाद के लेक्चर को समझ में सुनने से पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि शांति बहाली तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसको आपको पूरा विस्तार से बताना होगा मानवाधिकार और शांति बहाली के लिए, ठीक है। शांति स्थापित करने के लिए भाई पहला इसका जो है आप इसमें ये बता सकते हो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है शांति बहाली स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा योगदान, ठीक है। महासभा के अंदर जो है शांति के लिए प्रस्ताव लाया गया, केवल ये 2 ही टॉपिक इसके अंदर बहुत हैं शांति बहाली वाले टॉपिक में। और मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए आप जो है बता सकते हो कि एक तो मानवाधिकार जो इसका काउंसिल है जिसे आप UNHRC बोल देते हो, ठीक है। और मानवाधिकार से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड नेशन के साथ एफिलिएट जो हमारे NGO वगैरह हैं, ठीक है। और गैर मतलब कि सरकारी संगठन जो हैं मानवाधिकार यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े पड़े हैं और उनके साथ किस तरह से वो इम्पोर्टेंस है उसका यूनाइटेड नेशन का, वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन अगला है G77 क्या है, विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए इसकी G77 की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। रोल पूछ रहा है इसका G77 का क्या रोल है और इसकी भूमिका मतलब कि और विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए इसका क्या रोल है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के लिए बायोडायवर्सिटी, और इसमें पूछ रहा है कि जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या हैं, ठीक है। देखिएगा बायोडायवर्सिटी बहुत ज़रूरी है लेकिन ये इसका पतन होता जा रहा है। ये इसका पतन होने का मुख्य कारण क्या है भाई, यही है कि जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। संसाधनों का मतलब कि एकदम ऐसे प्रयोग करे जा रहे हैं कि आगे ना पीछे कोई देख ही नहीं रही है कोई कंट्री, ठीक है। तो जैव विविधता का महत्व आपको यहाँ पर बताना है क्या होता है कि जो लिंक होते हैं आपस में जीव जंतुओं और उनका जो पूरा आपको बताना पड़ेगा। जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है क्या वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानताओं को बढ़ाया है, परीक्षण कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और विकास बनाम पर्यावरण विवाद के संदर्भ में रियो सम्मेलन के योगदान की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि विकास बनाम पर्यावरण की इसमें जो है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पर जो डिबेट है कि कभी देखिएगा ये हमेशा जो है एक वो भी आता है कि कोटेशन में भी पूछ लेता है कि विकास को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास भी उसी संतुलन में बनाए रखना बहुत ही हर कंट्री के लिए मुश्किल काम है। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि विकास बनाम पर्यावरण विवाद के संदर्भ में रियो सम्मेलन के योगदान को। तो रियो समिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बाद में भी पूछेगा, केवल टिप्पणी के लिए ये आएगा क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद इंटरनेशनल टेररिज्म को डिस्क्राइब करना है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और इसकी मुख्य जो फीचर्स क्या हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मैंने पहले ही बताया था। और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है इन टॉपिकों पर, जिसमें पहला है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन कौन कौन से हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे आप मानव विकास सूचकांक बोलते हो, और अगला है ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इन पे आपको टिप्पणी करना है, और जिसमें से आपको 4 टॉपिकों, 4 पे नहीं 4 हैं, 4 में से 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। बात करें कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो वो आपको मैं अगले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बता दूंगा। तो ये भी देखिएगा वही क्वेश्चन पेपर है और इसका लेवल आपको थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन जो है आपको केवल 4 ही करने होंगे, ठीक है। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट होते हैं या एसओएल हों, एनसी वेब हों, सभी को 4 ही क्वेश्चन करने होंगे। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली इस तरह से आसान भाषा में नहीं पूछा है। वैश्वीकरण के अर्थ एक ही रूपीकरण नहीं है, वैश्वीकरण का अर्थ एक ही रूपीकरण नहीं है। वैश्वीकरण के तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों के संदर्भ में कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसमें वैश्वीकरण का अर्थ एक रूपीकरण नहीं है, लेकिन बहुत साधारण सी बात है, एक ही रूपीकरण तो है ही नहीं, बहुआयामी है। और आगे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा, वैश्वीकरण का अर्थ जो है बहुआयामी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। और इसके बाद इसमें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों को भी यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, मतलब कि इसके जो तकनीकी और सांस्कृतिक आयाम है उसी को बताना है। समालोचनात्मक विश्लेषण मतलब विस्तार से आपको बताना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को क्षीण कर दिया है, मतलब कि राज्य की शक्ति में कमी आई है, डिसीजन मेकिंग में कमी आई है? ये आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और आप अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। जो भी आप जिस भी चीज़ का समर्थन करते हैं, भाई ये तो है कि समर्थन जब आप करते हैं तो इसमें जो है ऐसा नहीं कि अगर आप ये करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से राज्य जो कोई भी देश है उसकी शक्ति में कमी नहीं आई है, अगर आप ऐसा मानते हो तो वैसा लिखो, अगर आप मानते हो कि कमी आई है तो उस तरह से लिखो। समर्थन में तर्क देना है मतलब। तो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको दोनों ही पॉइंटों को बताना होता है। और वैश्विक अधिशासन के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसके प्रमुख अंगों की उपयुक्तता का परीक्षण कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन का रोल है और इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जिसमें आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यास प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, और आपका सचिवालय। मतलब कि मैंने आपको 6 के 6 अंग बता दिए, लेकिन आप जो हैं इस क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि 6 करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना सब में, अगर 3 करोगे तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके प्रमुख अंगों की उपयुक्तता का परीक्षण करना है, ठीक है। उपयुक्तता का मतलब है कि पूछ रहा है कि भाई इसकी उपयोगिता मान सकते हो, लेकिन आपको वो तो चीज़ लिखनी ही है, लेकिन इस सभी अंगों के बारे में आपको बता देना है, वो अपने आप में क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ता है, जबकि विकसित देश आमतौर पर कम असुरक्षित और अधिक लचीले होते हैं। उपयुक्त उदाहरण द्वारा कथन का मूल्यांकन कीजिए। इसमें जो है जितने भी देखेगा ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन, रियो समिट के दौरान या जितने भी पृथ्वी सम्मेलन वगैरह होते हैं उसमें जो वायदे करते हैं कंट्रियाँ, और उसकी जो आप डिबेट पढ़ोगे उसके अंदर आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा वैसे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि जो विकासशील देश हैं उसको ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, और लेकिन जो है जो डेवलप कंट्री हैं उनको नहीं करना पड़ता। तो ग्लोबल जस्टिस के तौर पे भी आपको यहाँ पर बताना होगा, लेकिन यहाँ पर उदाहरण द्वारा कथन का आपको यहाँ पर इवेल्यूट करना है, ठीक है। और अगला जो है इसमें पूछा है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर, जो WTO का प्रमुख एग्रीमेंट की भी आपको व्याख्या करनी है कि कृषि समझौता जो हुआ था, ठीक है, उसको विशेष ध्यान देते हुए विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब कि इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी हैं वो थोड़ा अलग लैंग्वेज है, साधारण लैंग्वेज में यहाँ पर नहीं पूछा है। छठा है इसमें, क्या आप सहमत हैं कि वैश्विक राजनीति में गरीबी, भूख और विकास महत्वपूर्ण है लेकिन विवादित अवधारणाएं हैं? विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसमें देखिएगा वही चीज़ पूछ रहा है जो हमने बताई भी थी कि ग्लोबल जस्टिस वाले टॉपिक में, कि विकास गरीबी को उन्मूलन करता है। जो डेवलपमेंट कोई भी कंट्री करती है वो उसमें हंगर को, गरीबी को, मतलब कि वो पूरी कंप्लीट होती हुई चली जाती है, नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी भी कंट्री को जो है एक जस्टिस के तौर पे देखना चाहिए। विकास कर रहे हैं तो उन्हें जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन विवादित अवधारणाएं हैं उसी के संदर्भ में आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में गरीबी, भूख और विकास महत्वपूर्ण विवादित अवधारणाएं, विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।
अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो भी यही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 6-7 क्वेश्चन, वो 7-8 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण क्या है, समकालीन समय में इसकी मुख्य चुनौतियाँ। देखिएगा चुनौती पूछा है अब यहाँ पर क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है ये तो आपको बताना ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका रोल क्या है, वो उस पर आपको विवेचना करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो आपको पूरा बताना है कि इसके अंग किस आधार पर काम करते हैं और उनके जो प्रमुख कार्य हैं उनको बता देना, और इसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, या रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो क्या रोल है, ठीक है, वो आपने कार्य पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगला है कि WTO क्या है और क्या विश्व व्यापार संगठन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को समान अवसर देता है, वो मैंने आपको बताया भी था जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि पूछेगा क्वेश्चन WTO क्या सभी को समान अवसर देता है, यहाँ पर आ ही गया है। ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित करना है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग को तो इंट्रोड्यूस करना ही कराना है, डिफाइन करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर भी आपको प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन पर क्वेश्चन आया है और इसके संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं वो भी आपसे पूछा है। तो जीवाश्म ईंधन पर क्वेश्चन जरूर पूछता है, मतलब कि ऐसे टॉपिक आता है, जरूर नहीं पूछता है, कहना गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है जीवाश्म ईंधन पर इन 7-8 क्वेश्चन पेपरों में एक ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, लेकिन ये पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये हम 6ठी से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए बच्चों का पक्का हो जाता है। व्हाट इज़ पॉवर्टी, गरीबी क्या है, और वैश्विक गरीबी और असमानता पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है असमानता और गरीबी पर क्या पड़ता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, हाल ही के दशकों में कौन से प्रमुख कारक इसके उदय के लिए जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म को आपको बताना है ये क्या है और कारक क्या हैं जिम्मेदार, हाल ही के दशकों के दौरान का उदाहरण देते हुए आपको बताना है। शॉर्ट नोट्स लिखना है किन्हीं 2 टॉपिकों पर, ठीक है, और इसमें आप गेट पे या बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता और जल प्रदूषण, वो ठीक है, जल प्रदूषण पे क्वेश्चन पूछा है, और UNPKF यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पर क्वेश्चन पूछा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल कह देते हैं। जल प्रदूषण, जैव विविधता और व्यापार प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता जिसे गैट कहते हो, उस पर आपको शॉर्ट नोट्स किन्हीं 2 टॉपिक पे आप लिख सकते हो। अगला भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा अब ये क्वेश्चन आ गया, पहले पूछा था कि वैश्वीकरण एक रूपी मतलब कि परिघटना नहीं है कुछ इस तरह से, लेकिन अब पूछ लिया बहुआयामी घटना है, वो बहुआयामी ही घटना है, क्योंकि इसके अंदर ना आर्थिक प्रोस्पेक्टिव ही थोड़ी होता है, इसके अंदर आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है, ठीक है, और तकनीकी भी है, तो ये बहुआयामी घटना है, इस बात का ध्यान रखें। तो उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके विभिन्न आयामों को समझाइए। उदाहरण आपको दे देने हैं वही जो आपको बताने हैं, उदाहरण आप दोगे ही, आर्थिक के अंदर अलग दोगे, सांस्कृतिक के अंदर और तकनीकी के अंदर, लेकिन ध्यान रहे जब आयामों की बात आती है और आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा है आयाम बताइए, तो आपको जो ज़्यादा बल देना है वो तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक पर ज़्यादा बल देना है, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपको 3 ही बताने हैं तो। राष्ट्र राज्य का विचार वैश्वीकरण के युग में पतन की ओर है, विश्लेषण कीजिए। नेशन स्टेट की जो थ्योरी है उसको आपको बताना है, यथार्थवाद वगैरह का भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना होगा। विश्व व्यापार संगठन द्वारा समर्थित व्यापार और वित्तीय उदारीकरण की मुख्य विशेषताएं, यानी कि देखिएगा यहाँ पर WTO समर्थित जो बिजनेसेस हैं और वित्तीय उदारीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और इसका ये किस तरह से हेल्प करता है, योगदान करता है विश्व अर्थव्यवस्था में WTO। इसका मुख्यतः क्वेश्चन इस प्रकार से है कि WTO क्या योगदान करता है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में, और इन आर्थिक सुधारों का राष्ट्र राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा WTO पर बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछेगा, और अब की बार ब्रिक्स भी जुड़ गया है, तो देखते हैं अब की बार जो है ब्रिक्स जुड़ा है तो अब की बार किस तरह के क्वेश्चन ब्रिक्स से आएगा। वैसे आएगा तो एक आधा क्वेश्चन ब्रिक्स से शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाए, क्योंकि ये जब सिलेबस न्यू हमारा चेंज हुआ है उसके बेस पे हमारा कोई भी अभी क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन पेपर नहीं बना है मतलब। अगला क्वेश्चन जो है पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या हैं, पर्यावरणीय पतन को रोकने के लिए शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर चर्चा कीजिए, ठीक है, जिसमें आप रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन 1 से लेकर जितने भी हुए हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, और मतलब कि जितने भी कंट्रियां जो हैं ये बहुत सारे आप सम्मेलन पढ़ोगे। और सम्मेलन से मुझे याद आया, अगर आपको कवर करना है बहुत ही शानदार और संक्षिप्त शॉर्ट रूप में बहुत अच्छे सम्मेलन आपको याद हो जाएं,
तो किसी भी बच्चे से 12वीं का एनसीईआरटी की किताब ले लेना, उसका सबसे पॉलिटिकल साइंस की सबसे एंड का चैप्टर ही आपका इन्वायरमेंटल इशूज़ पर है, ठीक है। वो आपको पूरा ही क्लियर कर देगा और उसके अंदर दुनिया भर के समझौते ही समझौते हैं। और जो बच्चे दिल्ली से पढ़े हुए हैं 11वीं 12वीं सीबीएसई से, उनको सपोर्ट मेटल नाम का एक मटेरियल मिलता था, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बता रखा है। मतलब कि एक 5-6 पेजों में केवल वो इंडेक्स दे रखे हैं और उसके अंदर जो है समझौते हैं, एग्रीमेंट वगैरह ही हैं सारे, समिट वगैरह जितने भी होते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विगत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। क्या संयुक्त राष्ट्र ने अपनी उपयोगिता के अनुसार कार्य किया? तो देखिएगा, इसमें आपको गुण और दोष दोनों ही लिखने होते हैं जब आलोचनात्मक आकलन करने के लिए पूछता है। और इसके अंदर रोल पूछा है, मतलब कि इसका, और क्या संयुक्त राष्ट्र ने अपनी उपयोगिता के अनुसार कार्य किया है, तो आपको बताना है भाई। देखिएगा, जब पूछा है तो आपको बिल्कुल ही ये नहीं कह देना है कि नहीं किया है, नहीं डालना है। लेकिन हम अभी स्टूडेंट हैं तो हमें जो है अभी पॉजिटिव वे में बात करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और 6वां क्वेश्चन है, क्या एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था का उदार व्यापार प्रणाली गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य में सफल रहा है? तो देखिएगा, इंटीग्रेटेड जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक है, उदार व्यापार प्रणाली ने जो है गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य में सफल रही है। और असमानता कैसे कार्य करती है, ये भी आपका इसके साथ साथ इसने पूछ लिया है, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से कुछ 4 करने हैं, वो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर निकला था। और देखिएगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे, ये तो आपको पता ही है। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए और राज्य की संप्रभुता पर इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, वो आपको बताना है। देखिएगा, राज्य की संप्रभुता पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो देखिएगा, राज्य की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए आपको तीनों प्रभाव बता देने हैं, लेकिन इसमें जो है आपको तकनीक राजनीतिक जरूर लिखना है। अगर राज्य की संप्रभुता वाला टॉपिक पूछ रहा है कि इसकी शक्ति में कमी आई है, राजनीतिक लिखोगे तो ही ठीक रहेगा। और आर्थिक और तकनीकी और सांस्कृतिक आप ले सकते हो, लेकिन राजनीतिक आप जरूर बताना जब राज्य की संप्रभुता की बात आए या राज्य की शक्तियों में छीण हो रही है, शक्ति उनका हिरास हो रहा है, इस तरह से। वैश्वीकरण को सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की विवेचना कीजिए। देखिएगा, बहुत सारे बैचलर लेवल पर सामाजिक आयाम नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आप पढ़ जरूर लेना सामाजिक आयाम, ठीक है। सामाजिक आयाम और सांस्कृतिक आयामों की विवेचना अलग अलग पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। सोशल और कल्चरल डायमेंशन पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। कभी आप सांस्कृतिक को सामाजिक में ही अटैच कर दो, सामाजिक और सांस्कृतिक अलग अलग। क्या आप तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप सहमत है वैश्वीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। वैश्वीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अलग, मतलब अब और ज़्यादा इसके सामने चैलेंजेस हैं, यूनाइटेड नेशन के सामने, ग्लोबलाइजेशन का जो ये मॉडर्न हमारा वर्ल्ड है उसके दौर में। तो ये आपको बताना है बहुत ही। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्लियर होते हैं जब आप डिबेट वगैरह सुनते हो। ये हमारे टीचर अक्सर बताते हैं, जब आप डिबेट वगैरह जितनी देखोगे करोगे, किताबों के अंदर जो डिबेट्स वगैरह होती हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जो आपका राज्यसभा टीवी पर जो डिबेट्स वगैरह होती हैं यूनाइटेड नेशन के टॉपिक पे, तो बहुत अच्छा आपका उसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा। WTO से संबंधित मुख्य मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। मुख्य जो इशूज़ हैं, ठीक है, मुख्य जो मुद्दे हैं WTO के, उस पर आपको बनना है और गुण और दोष दोनों बताने हैं। मुख्य मुद्दे वही कि इसका आप जितना भी आपने पढ़ा है वो WTO के अंदर वो सारे मुख्य मुद्दे आपने पढ़े होंगे WTO में, वो आपको बता देने हैं। वैश्वीकरण के युग में पर्यावरणीय मुद्दे राज्य केंद्रित न होकर वैश्विक आयाम धारण कर चुके हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पुष्टि कीजिए। तो ये जाहिर सी बात है, सही बात है। वैश्वीकरण के युग में पर्यावरणीय मुद्दे राज्य केंद्रित अब ना होकर वैश्विक आयाम धारण कर चुके हैं, उसकी आपको पुष्टि करनी है, मतलब बताना है पूरा। क्या वैश्वीकरण ने गरीबी और असमानता के मुद्दों को संबोधित किया? देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से। गरीबी और असमानता का मुद्दा जो है संबोधित किया है वैश्वीकरण ने या नहीं, दूर करा है गरीबी और असमानता दूर हुई है या नहीं, ठीक है। अपना इसमें तर्क देना है। इसमें आपको वही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है। क्या वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है? अपने पक्ष के औचित्य को प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। जो भी आपका पक्ष है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों लिखिए, ये नहीं कि आपका पॉजिटिव पक्ष है तो पॉजिटिव ही लिखोगे। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको किन्हीं इन टॉपिक पर, जिसमें है वैश्वीकरण का प्रौद्योगिकी आयाम, ठीक है, यानी कि तकनीकी आयाम पूछ रहा है इसमें टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन प्रौद्योगिकी है, ठीक है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी बात एक ही है, इस बात का ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की भूमिका इसके अंदर क्या है? जैव विविधता और G77, ठीक है। देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन जरूर आता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी गुणवत्ता व कमियों का विवेचन कीजिए। अगला क्वेश्चन पेपर आ गया है, पहला क्वेश्चन। वैश्वीकरण के आर्थिक और प्रौद्योगिकी आयाम, ठीक है। आर्थिक और तकनीकी आयामों की समीक्षा करनी है और यही पूछा है डायरेक्ट, तो इसलिए आपका 2 भागों में ये पूरा आंसर आपको लिखना है।
देखिएगा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन वगैरह लिखो तो उसके अंदर कोटेशन वगैरह जरूर लिखो कि उनके अनुसार जो है आर्थिक आयाम पर किसने ज़्यादा बल दिया है, या उसमें जो है आर्थिक आर्थिक पर ही ज़्यादा बल दिया है, या आर्थिक सरोकार ही कहा है वैश्वीकरण को, कि किस विद्वान ने किस चीज़ पर बल दिया है, आपको ज़रूर बताना होना चाहिए जब भी आप अपना आंसर स्क्रिप्ट करो, फॉर्मेटिंग मतलब। तीसरा है वैश्वीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की समक्ष विभिन्न चुनौतियां कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। देखिएगा चुनौती जो है पूछ रहा है और इसके चैलेंजेस मतलब कि यूनाइटेड नेशन के चैलेंजेस, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन की संरचना और इसके कार्य की विवेचना करनी है WTO के। देखिएगा ब्रिक्स से आपको कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ब्रिक्स ना ही TNC और MNC से मिला है, क्योंकि ब्रिक्स और TNC और MNC जो हमारा क्वेश्चन है वो मतलब कि जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो न्यू सिलेबस के तहत है, और अभी कोई पेपर न्यू सिलेबस के बाद नहीं हुए हैं, वो अभी ही होंगे जब आप दे रहे होंगे। क्या आप इस विचार से सहमत है कि वैश्वीकरण के दौरान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के दौरान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा, देखिएगा जो पूरा पेपर है ये ग्लोबलाइजेशन के बेस पे ही बनाया गया है, क्योंकि पेपर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। अगर आप यूनाइटेड नेशन को थोड़ा सा छोड़ दें तो उसके अंदर छोड़ने वाली बात भी नहीं है। देखिएगा जब आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूछ रहा है तो उसमें ग्लोबलाइजेशन अपने आप में ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है UNSC, लेकिन इसमें जो है UNSC वाला ये जो टॉपिक है इसमें ग्लोबलाइजेशन का आपको अटैचमेंट कम करना होता है मुकाबले अदर टॉपिक में, जैसे कि आपका यहीं पे दे रखा है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं वो उसको जो है इन्वायरमेंट को खतरा उत्पन्न हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, तो इसने इन्वायरमेंट को भी ग्लोबलाइजेशन से अटैच करा है। और उसके अंदर WTO भी आपसे पूछ रहा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है, और जैव विविधता को भी ग्लोबलाइजेशन से अटैच करा है, क्योंकि पेपर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इसमें अगला क्वेश्चन है गरीबी और असमानता के मुद्दे को वैश्वीकरण ने किस प्रकार से प्रभावित किया है? देखिएगा वो गरीबी और असमानता से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, इसलिए इसको टॉपिक को जरूर अपने को पक्का कर लें। और अगला क्वेश्चन जो है इसमें वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और इसके कारण, ठीक है। वैश्वीकरण, अब देखिएगा इसने इंटरनेशनल टेररिज्म को भी ग्लोबलाइजेशन से अटैच करा है, जाहिर सी बात है वो तो होना ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बात है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है पेपर का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वो आपका वैश्वीकरण की समझ, तो इसलिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और उसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ गया है, अब इसमें 2 पर आपको टिप्पणी करनी होती है, जिसमें नंबर 1 है वैश्वीकरण का सामाजिक आयाम, ठीक है, सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और जैव विविधता, और राष्ट्र राज्य का पतन, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर आपको लिखना है, ठीक है जी। तो ये है देखिएगा लास्ट क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन में आया है पहला, वैश्वीकरण क्या है और इसके राजनीतिक आयाम की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है सबसे, इस बात का ध्यान रखें। राजनीतिक आयाम की विवेचना केवल देखिएगा इसी में ही आई है, और एक में बस मैंने आपको कहा था कि अगर राज्य की संप्रभुता में कमी आई है तो उसमें आप राजनीतिक आयाम को जरूर ऐड कर देना। समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, देखिएगा रोल और रिलेवेंस और जरूर पूछ रहा है कहीं ना कहीं, और उस चैलेंजेस भी पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन के, मतलब कि आप बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड नेशन के पार्ट पढ़ ले तो और जितना उसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो अंग हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्हें पढ़ के ऐसा ना समझें कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसमें पूछ रहा है कि इसका रोल क्या है, ठीक है, और इसकी चैलेंजेस क्या हैं यूनाइटेड नेशन के समक्ष, ठीक है, उसका रिलेवेंस क्या है आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। तो इस तरह से WTO के संस्थागत ढांचे की विवेचना करनी है, स्ट्रक्चरल जो हमारा वो स्ट्रक्चरल है WTO का, उस पर आपको डिस्कशन करना है, और समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था में इसका जो रोल है वो आपको बताना है, ठीक है। G77 क्या है और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में वो अपने समकालीन आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कितना सफल रहा है, तो वो आपको बताना है कि कितना सक्सेसफुल रहा है, उसको भी यहाँ पर बताना है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन है यद्यपि वैश्वीकरण ने कुछ के लिए वस्तुतः अभूतपूर्व लाभ उत्पन्न किया है, मतलब कुछ के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभ दिया है, तथापि बहुत के लिए अन्य लोगों के लिए इसका अर्थ वर्धित मेघता और अपवर्जन है, मतलब कि वही कि वैश्वीकरण ने जो है गरीब लोगों को असमानता जो है बढ़ाई हैं, तो इसके ही संदर्भ में आपको अपना उत्तर इसमें लिखना है। देखिएगा क्वेश्चन का डायरेक्टली लैंग्वेज साफ नहीं है, मतलब कि
साधारण भाषा में नहीं पूछा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। छठा क्वेश्चन है भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग और आपका क्लाइमेट चेंज। तो देखिएगा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कितना सफल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितने सफल रहे हैं वो आपको बताना है। देखिएगा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता या ग्लोबल वार्मिंग को अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है एक DW हिंदी, DW हिंदी जर्मनी ब्रॉडकास्टिंग चैनल है ये। तो DW हिंदी जो ये चैनल है, इस पे जो है आप जब जाओगे तो इन्वायरमेंटल इशूज़ पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आप उन्हें सभी वीडियो को उनकी देख लोगे, लगभग 2-3 मिनट 4-5 मिनट की वीडियो होती हैं, तो बहुत ही अच्छा शानदार आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका थ्योरी है, जो डिबेट है वो तो क्लियर हो जाएगा, तथ्यात्मक जानकारी जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन जैसे एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, रियो समिट वगैरह या पृथ्वी सम्मेलन वगैरह, ये थोड़े नहीं होंगे। लेकिन जो डिबेट है, ठीक है, या जो आपका तथ्यात्मक जानकारी है कि कौन कितना पोल्यूशन करता है, किसने कितना वादा किया था और कौन उस स्थिति पर खरा उतर रहा है, वो आपका सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए DW हिंदी का इन्वायरमेंटल इशूज़ पर जितनी भी वीडियो होती हैं उन्हें ज़रूर वॉच कर लेना, और आपका इंटरेस्टेड भी रहेंगी वो वीडियो ज़रूर। अगला इसमें है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित करना, इंटरनेशनल टेररिज्म पर, और वैश्वीकरण से इसके संबंध की विवेचना समकालीन उदाहरणों के साथ करनी है। ठीक है, इसमें ग्लोबलाइजेशन के संबंध में जो विवेचना करनी है, मतलब कि करंट जो टॉपिक्स हैं, करंट जो इशूज़ हैं इंटरनेशनल टेररिज्म से जुड़े हुए, वो आपको यहाँ पर बताना है। शॉर्ट नोट्स पे आप क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम, और नियो पर क्वेश्चन है। देखिएगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है नियो बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, लेकिन आप इस पे ध्यान दे लेना, क्वेश्चन इस पे नहीं आता है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये समाप्ति के है, इसका औचित्य अब इतना नहीं रह गया है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा, और रियो समिट से तो पूछता है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। और सॉरी, एक क्वेश्चन पेपर और है, मैंने आपको बता दिया था। देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी पुराना है, ये इससे भी पुराना है, और जब हमारा इस पेपर का नाम एक ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड होता था, 6th सेमेस्टर में ही था। तो लेकिन कोई नहीं। तो वैश्वीकरण क्या है और इसके गुण और दोष। जब गुण और दोष की बात आती है तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक वर्णन का भी क्वेश्चन आपको गुण और दोष के तहत ही लिखना था, लेकिन पहले यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है, विद्वानों के अकॉर्डिंग कोटेशन वगैरह देना है, क्या है आपको बताना, परिभाषित करना है। फिर आपको सेकंड पेज से पहले गुण बताना है, फिर अगले पार्ट में दोष बताना है, इस तरह से करना है। WTO को मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व WTO की भूमिका की चर्चा करनी है। ठीक है, मतलब कि फ्री ट्रेड जो है, इंटरनेशनल फ्री ट्रेड में रोल क्या है WTO का, वो आपको बताना है। कि सैंक्शंस जो होते हैं जो मतलब कि हमारे शुल्क प्रतिबंध होते हैं या टैक्स वगैरह जो लगता है, सीमा शुल्क वगैरह, उसमें उसकी भी आपको यहाँ पर बात करनी होगी। वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर मुख्य विमर्श का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही एग्जामिन करना है। और इसमें राजनीतिक पूछा है इसने और आर्थिक पूछा है। क्या विकास आवश्यक रूप से गरीबी का उन्मूलन करता है। देखिएगा ये क्वेश्चन आ गया है, विकास जो है गरीबी का उन्मूलन करता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन ने गरीबी और असमानता को ध्यान में रखा है या नहीं रखा, या गरीबी और असमानता पर क्या प्रभाव पड़ा है। पूछ लेगा गरीबी और असमानता में क्या अंतर है। ठीक है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के प्रमुख मुद्दों की विवेचना करनी है। और अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसमें आपका जनरल असेंबली, और देखिएगा गरीबी और असमानता के बीच संबंध, और G77 और क्योटो प्रोटोकॉल और जैसे टॉपिक हैं, और जो वो नियो वाला जो टॉपिक है, इस पर आप कम ध्यान दे लेना, चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से आपको तैयारी वगैरह करनी है। क्योंकि मैं आपको ये जो जानकारी बता रहा हूँ, ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। तो देखिएगा सिलेबस के अंदर तो ये ही चीज़ लिखी हुई होती हैं केवल। इसे मैं अगर इस तरह से कर दूँ आपको ठीक रहेगा। तो देखिएगा वैश्वीकरण से जो क्वेश्चन है ना, वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आयाम, तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक। लेकिन जो राजनीतिक पर्सपेक्टिव है उस पर मतलब कि कमजोर है हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर। ज़्यादा तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक पे क्वेश्चन पूछा है, राजनीतिक पे और सामाजिक पे तो कम है। और
ग्लोबलाइजेशन से जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो तो क्या है और परिभाषा और उसके कोटेशन वगैरह वो तो है ही हैं, वो तो आप पढ़ोगे ही। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा बार बार ये पूछ रहा था कि गरीबी और असमानता, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में इस टॉपिक को ज़्यादातर और विस्तार से पढ़ लेना, गरीबी और असमानता, राम मनोहर लोहिया का इस पर क्या विचार है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा वहाँ पर वो किस पर बल देते हैं, ठीक है। आलोचनात्मक गुण और दोष वैश्वीकरण के, ठीक है। राज्य की शक्ति में कमी आई है वैश्वीकरण से और चैलेंजेस क्या हैं वैश्वीकरण के समक्ष आज की दुनिया में, ठीक है। अगला जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर देखिएगा पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन का मतलब कि अंदर इसका रोल क्या है, रिलेवेंस क्या है। पार्ट तो पूछ ही रहा है लेकिन पार्ट के अंदर भी वो ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली पर बल दे रहा है। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो भी आप इसमें पढ़ लेना, अगर आपसे छूट जाता है तो बता रहा हूँ। ब्रिक्स पे क्वेश्चन अभी नहीं आपसे पूछने के लिए मिल रहा है क्योंकि नया टॉपिक है, तो वो बाद में देखने के लिए मिलेगा। WTO की बात करें तो WTO में देखिएगा मुख्य मुद्दे क्या हैं, WTO में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। समान अवसर, योगदान क्या है, इसका रोल क्या है, प्रभाव क्या है, समझौते क्या हुए हैं, गुण और दोष क्या हैं WTO के, स्ट्रक्चर क्या है, इसका वर्क क्या है। WTO देखिएगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है बैचलर के अंदर और फाइनल सेमेस्टर है, WTO को अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिएगा समकालीन विश्व के मुद्दे में ज़्यादातर आपका इंटरनेशनल टेररिज्म वाले टॉपिक को अगर हम छोड़ दें तो सारे जो जितने भी टॉपिक हैं फिर वो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक है वो जो आया है वो ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता। तो देखिएगा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और आपका ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन, इस पे अपना पकड़ जो है अच्छी तरह से बना लेना। और इसके लिए आपने EBS ज़रूर पढ़ी होगी, तो EBS जो है फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में होती है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें जो है आपको अगर वो किताब पढ़ी हो तो उसमें आप ध्यान दे लेना, उसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो है अगर बताएं तो जलवायु परिवर्तन पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौते क्या क्या हुए हैं, जैव विविधता का महत्व क्या है और जैव विविधता की जो क्षति हो रही है उसके कारक क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है। प्रदूषण पे जो है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर क्वेश्चन पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए हैं जिस पर आपको ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हो और कमेंट करके। तो इस वीडियो में इतना ही।